Hello students, myself Navdeep Singh from the Vibe IELTS. 8 days 7 band IELTS का चैलेंज जो हमारा हमने कल से चलाया था, आज उसका दूसरा दिन है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आइल्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आपने पिछले जो वीडियो में हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह नहीं देखी तो आज आप इस चीज को आप नहीं समझ पाओगे। सो आज की वीडियो में आप करेंगे लिसनिंग में करेंगे आप मैप, राइटिंग में करेंगे आप टेबल, और रीडिंग में करेंगे हाउ टू सोल्व द ट्रू एंड फॉल्स, एंड स्पीकिंग में फिर आप आज पार्ट 1 करेंगे इंट्रोडक्शन। सो वीडियो के साथ जुड़े रहो और इस सीरीज के साथ भी चले जुड़े रहो, क्योंकि इससे भी पहले आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं वीडियो में। वेलकम टू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम कल की तरह ही फिर राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, अभी पीछे वाली वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में आपने की थी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ टास्क 1 भी, किस तरीके के साथ आप एक ही लाइन को 7 और 8 तरीकों के साथ लिख सकते हैं, वो मैंने कराई थी ताकि बच्चों की रेपिटेशन ना हो सके। उन्हीं तरीकों को यूज करके आपने आज ये टेबल करना है। और वैसे तो मैंने पहले लिखा ही हुआ है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ भी कैसे आप उन लाइंस का यूज करके लिख सकते हैं टेबल। ओके, सो आपके सामने टेबल है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। टेबल की सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं अपनी ऊपर लाइन क्या कह रही है, द टेबल बिलो शोज द इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। भी 5 अलग अलग कंट्रीज, 5 अलग अलग कंट्रीज कौन सी है? आयरलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन, टर्की। ये 5 कंट्रीज किन किन चीज़ों पे अपनी स्पेंडिंग्स करती हैं, अपना खर्चा करती हैं कब? 2002 में। वो अलग अलग चीज़ें क्या है देख सकते हो, फूड, ड्रिंक, तंबाकू, क्लोथिंग, फुटवेयर और लीजर और एजुकेशन। ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों पे ये 5 कंट्रीज कैसे कैसे खर्चा करती हैं उसका आपने बताना है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको टेबल मिले आपने क्या करना है, आपने पहले देखना है कि ये साइड या ये साइड भी कम कॉलम्स किस साइड में है। कहने का मतलब है इस साइड में तो आइटम्स हैं 1 2 3, लेकिन इसमें है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। अगर तो आपने उठा ली ये साइड, ऐसे एक्सप्लेन करने लग गए भी आयरलैंड का कर दूंगा पहले, इटली का कर दूंगा, स्पेन का। कहने का मतलब है अगर आपने उठा ली जिस साइड ज़्यादा है वो साइड उठा के एक्सप्लेन करने लग गए तो आपका टेबल गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और कंपैरिजन के लिए बहुत कम चीज़ें बचेंगी। फॉर एग्जांपल आयरलैंड का आपने ये लिख दिया, फिर इटली का ही ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या कंपैरिजन रह जाएगा। सो आपने ट्राई करनी है जिस साइड पे कम चीज़ें हो, जैसे ये 3 ही चीज़ें हैं, ये 5 है, सो इस साइड से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि फूड एंड ड्रिंक पे ये चीज़ें इतना स्पेंडिंग करती हैं, इनमें ये कंट्रीज इतना स्पेंडिंग करती है। ऐसे क्यों? इसका भी एक कारण है, कोई बात नहीं, वीडियो आगे चलती है मैं आपको बता दूंगा। अब मैंने आपको बताना है भी टेबल को करना कैसे है, ठीक है। ऐसे मैं आपको ना 3 तरीके बताऊंगा, 3 कॉलम्स हैं, 3 तरीके बताऊंगा अलग अलग वे से बीपी लिखने के, अलग अलग तरीकों से लाइंस लिखने के टेबल के केस में। अगर वैसे टेबल लिख दिया ना तो देख लेना भी आपके 2.5 तो मान के चलो 3 में से अगर टेबल आ गया तब आपने इसी तरीके के साथ लिखा है। सो चलते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको, बच्चों को पता ही है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मैं इंट्रो क्या लिखता हूँ, इंट्रो को मैं एक्टिव टू पैसिव चेंज कर देता हूँ। एक्टिव टू पैसिव मैं कैसे चेंज करता हूँ, मैं हमेशा अपनी इंट्रो द इंफॉर्मेशन अबाउट से शुरू करता हूँ, और जो भी इंफॉर्मेशन है लिख के इज इलस्ट्रेटेड बाय गिवन। जो भी टेबल है तो टेबल आ जाएगा, लाइन है तो लाइन वैसे ही, मतलब कहने का द इन्फॉर्मेशन अबाउट लिखो, बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे दो, लास्ट में इज इलस्ट्रेटेड बाय, जो भी टेबल है जो भी मैप है वहां पे लिख देता हूँ। और कैसे लिखते हैं ये देखो, मैंने लिखा द इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब यहाँ पे आप दे सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही, सो मैंने लिखा द इन्फॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑन, सॉरी ये दो रिपीट हो गया, ऑन डिफरेंट आइटम्स इन 5 नेशंस इज इलस्ट्रेटेड बाय गिवन टेबल कब? इन 2002। सो आपने भी क्या करना है, हमेशा इंफॉर्मेशन अबाउट से अपना ऐसे स्टार्ट करो, बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लिख दो, इज इलस्ट्रेटेड बाय गिवन टेबल, गिवन लाइन ग्राफ, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखो,
और यहाँ पे लास्ट में अपना टाइम पीरियड जो दिया हुआ वो लिख दो। इस तरीके के साथ इंट्रो लिखोगे तो अलग ही इंप्रेशन जाएगा, 100% श्योरिटी है। अब दूसरी बात क्या है, आप देख सकते हो ओवरऑल। ओवरऑल का क्या मतलब होता है आपको पता ही है। अभी ओवरऑल जब आएगा अपन लिखने हैं मैक्सिमम क्या चीज़ है, मिनिमम क्या चीज़ है। कभी भी ओवरऑल में डाटा नहीं डालना, मैक्सिमम और मिनिमम देना है। हो सके तो जरूरत पड़े तो टाइम पीरियड दे सकते हैं, लेकिन डाटा, परसेंटेज, नंबर्स ऐसे कुछ नहीं डालना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि फूड एंड ड्रिंक जो कैटेगरी है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स हो रही हैं दूसरों का। ये देखो 28, 16, 18, मतलब सारी की सारी कंट्रीज ही इस कैटेगरी पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही हैं, और सबसे कम आप देख सकते हो इस पे। सो मैक्सिमम जो हो रही है स्पेंडिंग फूड ड्रिंक तंबाकू पे है, और सबसे कम लीस्ट एजुकेशन पे। सो मैंने क्या लिखा है, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है उसके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम डोमिनेंस। आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल सीधा द मैक्सिमम डोमिनेंस इज गिवन टू फूड ड्रिंक एंड तंबाकू। जो भी चीज़ आपका टेबल है, मैप है, पाई चार्ट है, उसमें ज़्यादा होगी, सीधा लिखो मैक्सिमम डोमिनेंस इज गिवन टू। टू के बाद जो भी चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा है वो लिख दो बस। बाय ऑल कंट्रीज, बाय ऑल कंट्रीज है, सारी कंट्रीज में ही इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा, इसका स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा है। सो ऑल कंट्रीज मैंने लिख दिया। और सबसे कम स्पेंडिंग लीजर और एजुकेशन में, सो मैंने लिख दिया द लोएस्ट स्पेंडिंग कुड बी सीन इन द कैटेगरी ऑफ लीजर एजुकेशन इन ऑल 5 नेशंस। सो इस तरीके के साथ आपका जाएगा ओवरऑल। कोई डाटा नहीं डालना इसमें, सिर्फ मैक्सिमम डोमिनेंस, लोएस्ट स्पेंडिंग। सो आपको मैं एक चीज़ अब जो बताने वाला हूँ वो आपने कैसे फॉलो करनी है। मेन थिंग इज डैट देखो 3 टेबल है यहाँ पे, 3 चीज़ों की आपने एक्सप्लेन करनी है। देखो टास्क 1 में ये कोई रूल नहीं है, अभी दोनों बीपी सेम ही लेंथ के होने चाहिए, एक बड़ा हो जाए छोटा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अपनी वर्ड लिमिट पूरी 150 होनी चाहिए, वही मतलब है। देखो मैं क्या आपको कहूँगा, मैं ये कह रहा हूँ भी जब पहला टेबल एक्सप्लेन करना है, 3 टिप बता रहा हूँ। टिप नंबर 1, जब ये पहला कॉलम एक्सप्लेन करोगे तब तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले तो लिख दो हाईएस्ट, जो भी वैल्यू हाईएस्ट है। जैसे हाईएस्ट देख सकते हैं आप, ये टर्की की है, सबसे पहले तो हाईएस्ट वाले की लिखेंगे। देन आप एक वर्ड लगाएंगे सेकंड पोजीशन। ये मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बता रहा हूँ भी, सेकंड पोजीशन पे जो है फिर इसको वहां पे लिख देंगे, और बाद में जो 3-4 बच गई, जैसे 1 2 3 ये बच गई, इनका कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। इनका करेंगे कंपैरिजन। पहले कॉलम को ऐसे एक्सप्लेन करना है। देन सेकंड टिप नंबर 2, जब ये आ जाएगा तब आपने क्या करना है, आपने जो भी आएगा, मान लो ये आ गया, इसमें आपने क्या करना है, पहले देख लो हाईएस्ट उसी की तरह, फिर देख लो लोएस्ट। मान लो हाईएस्ट इसमें कितनी है 9, और लोएस्ट इसमें कितनी है 5। सो आप ऐसे लाइन लिखेंगे, ये भी जो भी इसकी परसेंटेज है इस टेबल की, वो लाई बिटवीन करती है किसमें, 9 एंड 5 में। किसमें लाई कर रही है, 9 एंड 5% में, सारी वैल्यूज इसी के अंडर रह रही हैं। आप देख सकते हो क्योंकि हाईएस्ट 9 है 5 है तो उनके बीच में ही रहेगी। सो लाई बिटवीन वर्ड लगा के अपन इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे इसकी। देन लास्ट थर्ड कैटेगरी जो है वो आप देख सकते हो ये है, इसमें आपने सेंटेंस फॉर्मेशन यूज करनी है। आपने क्या करना है, उसी तरीके के साथ सबसे पहले हाईएस्ट देख लेनी है। जैसे इसमें हाईएस्ट कितनी है 4.35, आप इसका एस्टिमेट 5% लगा लो अप्रोक्सीमेट। सो आपने इस लाइन की फॉर्मेशन ऐसे करनी है कि इसमें जो थर्ड कैटेगरी है उसमें सारी वैल्यूज अंडर 5% है, अंडर 5%। आप देख सकते हो अंडर 5% है। सो इस तरीके के साथ आपने अपने बीपी की स्टार्टिंग करनी है, ताकि आप अलग अलग तरीकों के साथ बीपी की स्टार्टिंग करें, इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। आपके सामने है पहला बीपी नंबर 1, इन द टर्म्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक, तंबाकू भी आएगा जो भी है, इन द टर्म्स ऑफ फूड ड्रिंक एंड तंबाकू, टर्की स्पेंड द मोस्ट इन दीज आइटम्स विद 32.4। मैंने आपको कहा था सबसे पहला जो आएगा उसमें आपने सबसे पहले हाईएस्ट देख लेना है। सो मैंने लिख दिया मोस्ट, टर्की स्पेंड मोस्ट इन दीज आइटम विद 32.4। सो टर्की आपने देख ली ये। अब मैंने कहा था उसके बाद आपने दूसरा वर्ड लगाना है सेकंड पोजीशन। आयरलैंड वाज एट सेकंड पोजीशन इन दिस लिस्ट विद इतने %।
ओके, ये सेकंड पोजीशन पे आयरलैंड आ गया। अब क्या करना है, इनका करना है कंपैरिजन। आप देख सकते हो भी इनमें जो डिफरेंस है इसमें और इसमें 1% का लगभग, और इसमें भी लगभग 1%, 1.2% समथिंग का डिफरेंस है। सो मैंने वैसे ही लिख दिया, द मार्जिनल डिफरेंस ऑफ अबाउट 1.2% वॉज नोटिस्ड इन इटली, स्पेन एंड स्वीडन। सो सीधा का सीधा मैंने ऐसे लिख दिया। वही बात पहले क्या लिखनी है, सबसे हाईएस्ट देन सेकंड पोजीशन, और जो 3 जार बच जाएंगे उनका करना है कंपैरिजन। चाहे आप इन तीनों को सीधा लिख के रिस्पेक्टिवली लगाकर, तीनों को सीधा लिख के रिस्पेक्टिवली लगाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड चीज आ गई। अब मैं करता हूं, सबसे मैक्सिमम का कर दिया, अब सबसे मिनिमम इसमें था इसलिए मैंने वर्ड लगाया मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, क्या मैंने लगाया ऑन द अदर हैंड। चाहे आप हाउएवर लगाओ, ऑन द अदर हैंड, टू कंट्रास्ट। इसमें मैंने आपको कहा था कि ऐसा करो, इसमें आप सबसे पहले देख लो हाईएस्ट कितनी है, आपने देखी थी इतनी, मैंने कहा था 5% के लगा लो और इसके अंडर रहेगी। तो वैसे ही इसमें लिखना है, द लोएस्ट एक्सपेंडिचर वाज ऑन लीजर एंड एजुकेशन। ये है लीजर एंड एजुकेशन विच वॉज अकाउंटेड अंडर 5% इन ऑल कंट्री। और इसकी जो सारी स्पेंडिंग्स हैं वो 5% के अंडर ही हैं, देख लो ये सारी 5% से कम है। सो 5%, द टर्की स्पेंड द मोस्ट विद जस्ट इतने परसेंट विच वॉज अराउंड डबल टू द आयरलैंड। तो थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने कर दिया, अभी टर्की सबसे ज़्यादा है और जो आयरलैंड का लगभग डबल है, देख लो 2 पॉइंट समथिंग इतने इसका डबल है। सो ऐसे मैंने कंपैरिजन कर दिया। सो थर्ड और लास्ट रह गई है, मैंने आपको कहा था इसमें लाई बिटवीन वाला लगाना है। तो कैसे लगा, क्लोथिंग एंड फुटवेयर वॉज थर्ड कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड विच लाइड बिटवीन 9%, देखो 9% हाईएस्ट है और सबसे कम ये है 9% इन इटली, देखो 9% इन इटली एंड 5.40% इन स्वीडन। लाई कर गई, ठीक है। देयर हैड बीन एवरेज, अब देखो ये दोनों लिख दिए, अब 666 लगभग 66 के अराउंड ही, मतलब एवरेज 6.5 निकाल दीजिए, लगभग ये तीनों वैल्यू सेम है, लगभग 6.5 के अराउंड। सो वही मैंने लिख दी, देयर हैड बीन एन एवरेज वैल्यू ऑफ 6.5 वाज नोटिस इन रिमेनिंग ऑल कंट्रीज। सो टेबल को ऐसे डील करना है आपने, सीधा सीधा सा फंडा है, सबसे पहले हाईएस्ट निकालो, फिर सेकंड पोजीशन ले लो, फिर बच जाएंगे उनके कंपैरिजन कर दो। देन सेकंड कॉलम को सबसे पहले हाईएस्ट लोएस्ट वो लिख दो सीधा, बाकी जो वैल्यूज हैं उनके लाई बिटवीन कर रही हैं और जो बच जाएंगी उनका कर दो कंपैरिजन। फिर इसमें टिप नंबर 3 में भी सबसे पहले हाईएस्ट लिखो और सीधा लिख दो बाकी जो वैल्यू हैं वो अंडर उतने परसेंट पे हैं और बाकी जो बच जाएंगे उसका कर दो कंपैरिजन। सो इस तरीके से टेबल करोगे, ना कोई लाइन रिपीट होगी, ना आप किसी भी तरह का कंफ्यूज होंगे। सो ऐसे ही राइटिंग करके आनी है, ऐसे ही टेबल को आपने सोल्व आउट करना है और बहुत ही अच्छे बैंड आएंगे। मैं अभी आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगर ऐसे लिखा है तो 2+ बैंड ही जाएंगे आउट ऑफ 3 में से। सो ये थी अपनी आज की राइटिंग की प्रिपरेशन सेकंड डे की। सो अब आप आते हैं अपनी रीडिंग मॉड्यूल पे। आपने थंबनेल में देखा होगा भी आज आप डील करेंगे हाउ टू सोल्व द ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को कैसे सोल्व करना है, ट्रू फॉल्स को सोल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बढ़िया तरीका लेकर आया हूँ। और वो तरीका क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, आप ऐसे ही कर लेते हैं इसको। अपने पास हैं 7, अपने पास 7 ट्रू फॉल्स और नोट गिवन है आपके सामने, ठीक है। अब इसमें पैसेज देखो, पैसेज कह रहा है हेनरी हेनरी मोरे, हेनरी मोरे, ओके। अब पैसेज कह रहा है हेनरी मोरे, आई थिंक कोई भी बंदा होगा है ना, उसकी जो लिखा हुआ है कि इतने में बर्थ हुआ और ये उसकी डेथ डेट आ गई। सो ऐसे अपने को हेडिंग का पता, मतलब ऐसे का पता चल गया। द ब्रिटिश स्कल्पटर हेनरी मोरे वाज लीडिंग फिगर्स इन 20th सेंचुरी आर्ट वर्ल्ड। जो भी था वो साइंटिस्ट था या जो भी आपने लिखा हुआ है अभी, एक आर्टिस्ट था है ना 20th सेंचुरी का, वो लिखा हुआ है। अपने को कुछ नहीं इतना लेना देना, आप सीधा आना है अपने पैसेज पर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑन लिविंग स्कूल, ऑन लिविंग स्कूल मूरे डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भी ऑन लिविंग द स्कूल, स्कूल के छोड़ने पर मूरे डिड, मूरे ने वही किया व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू, जो उसके फादर करवाना चाहते थे।
अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं एक बात कह रहा हूँ भी, यही ट्रिक आजमानी है, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। आपने क्या करना है, 3 पार्ट में अपने आंसर को डिवाइड करना है। पहला पार्ट है गया ऑन लीविंग द स्कूल, मूरे डिड व्हाट हिज फादर वांटेड, उसने वही किया जो उसके फादर उसको करवाना चाहते थे। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये आपको सीधा समझ लग जाएगा। जो मैं ट्रिप अजमाऊंगा वो आप ना बड़े क्वेश्चन पे अजमाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, सीधा सीधा समझ लग रहा है कि हाँ भी मूरे ने वही किया जो उसके पिताजी कह रहे थे भी कर। कब? जब उसने स्कूल छोड़ा। अब क्या है, अगर तो सारी की सारी वर्डिंग अपने को मिल गई, मीनिंग का है भी अगर अपने को ये मिला भी हाँ भी लिविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद मूरे ने वही किया जो उसके पिताजी उसको कह रहे थे, उसके फादर कह रहे थे भी तू कर, तो अपना आंसर ट्रू आएगा। अब अपन देखते हैं, स्टार्टिंग से चलेंगे। द मूरे वॉज बोर्न इन कैसलफोर्ड, ए स्मॉल टाउन नियर द लीड्स इन द नॉर्थ इंग्लैंड। जो भी उसका बर्थ प्लेस है वो लिखा। ही वॉज इन द 7th चाइल्डहुड रेमंड। पहले आप कीवर्ड ढूंढेंगे स्कूल छोड़ने के बाद। मूरे वॉज ऑलरेडी, उसकी स्टडी के बारे में टीचर बता दिया। आफ्टर लिविंग द स्कूल, आफ्टर लिविंग द स्कूल अपने को पहला वर्ड मिला, यहाँ पे था ऑन लिविंग द स्कूल। कहने का मतलब है ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये अपने को मिल गया, मतलब ये पार्ट क्या हो गया, ट्रू। अब आप ये पार्ट देख रहे हैं, देखते हैं भाई ये भी अपने को मिलता है या नहीं। मूरे होप्ड टू बिकम ए स्कल्प्टर, वो उसने ये स्कल्प्टर बनने का सपना देखा था। बट इंस्टेड, बर इसके बजाय, ही कंप्लाइड, he complied with his father's wish that he train as a school teacher। लेकिन इसकी बजाय उसने क्या चुना, अपने फादर की इच्छा। क्या थी उसके फादर की विश, भी तू एक स्कूल टीचर बने। सो अपने को सारा का सारा वही आंसर मिला भी मूरे ने वो किया जो उसके फादर कह रहे चाहते थे वो कर। वांटेड आ गया यहाँ पे था विश। टू डू क्या चीज थी, टीचर। सो सारा का सारा आंसर मिल गया। सो आंसर क्या है, ट्रू। सो मतलब ये भी पार्ट मिला अपने को और ये भी पार्ट मिला, दोनों पार्ट मिल गए, फाइनल आंसर ट्रू ही आएगा। देन मूरे बिगन स्टडिंग स्कल्पचर in his first term at लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। मूरे ने क्या किया, उसने पढ़ाई किसकी शुरू की, वो कह रहे हैं भी मूरे ने स्कल्पटर की पढ़ाई कब की, फर्स्ट टर्म में। कब, कहाँ पे, जब वो कहाँ पे था, लीडिंग आर्ट स्कूल। अब क्या करना है आपने 3 पार्ट में, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डिवाइड करना है। मूरे बिगन, पहली बात तो ये नाम होना चाहिए, पहला पार्ट है ये बंदा वहां पे होना चाहिए। दूसरा पार्ट है उसने पढ़ाई की, पढ़ाई किसकी की, स्कल्पटर की। कब, कब की, फर्स्ट टर्म में। सेकंड पार्ट ये गया, सेकंड पार्ट आ गया भी उसने फर्स्ट टर्म में स्कल्पटर की पढ़ाई की। और थर्ड पार्ट आ गया लीड्स आर्ट स्कूल में ही की, मतलब 1 2 3, ये 3 पार्ट आ गए। अब अगर तो तीनों को तीनों मिले, फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर तीनों में से एक भी ना मिला, मान लो ये दोनों मिल गए, ये स्कूल नहीं मिला, मतलब ये थर्ड पार्ट नोट गिवन है, फाइनल आंसर नोट गिवन। चाहे ये ना मिले तो भी नोट गिवन, ये मूरे ना मिले तो भी नोट गिवन। अगर मान लो ये हुआ भी मूरे की जगह पर किसी और बंदे का नाम हुआ, कहने का मतलब है बंदा तो है लेकिन उसका नाम गलत है। कहने का मतलब है ये पार्ट की अगर इन्फॉर्मेशन गलत हुई, मतलब ये पार्ट फॉल्स होगा। ये दोनों मिल गए, मतलब एक भी फॉल्स हुआ, फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये भी फॉल्स है। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भी अगर उसने पढ़ाई की फर्स्ट टर्म में, अगर ये वाली पढ़ाई नहीं हुई, किसी और चीज की स्टडी हुई, मतलब ये चीज फॉल्स आएगी। मतलब तीनों में से एक भी फॉल्स हुआ, फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। कहने का मतलब है अगर तो तीनों के तीनों मिले तो ट्रू, तीनों में से एक भी पार्ट फॉल्स मिला तो फॉल्स, अगर तीनों में से एक भी नॉट गिवन हुआ तो नॉट गिवन। चलो देखते हैं, पहले तो अपना कीवर्ड है लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, आफ्टर द वॉर मूरे एनरोल्ड एट लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट, कीवर्ड मिल गया। अपा ने अब देखना है भी उसने फर्स्ट टर्म में स्कल्पटर की पढ़ाई की, वेयर ही स्टडी फॉर 2 years, जहाँ पे उसने 2 साल पढ़ाई की। इन हिज फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मिला, कहने का मतलब है अपने को फर्स्ट टर्म भी मिल गया। ये भी पार्ट मिल चुका है, अब अपने को ये फर्स्ट टर्म भी मिल चुका है। मूरे की तो बात हो ही रही है, मतलब ये दोनों पार्ट मिल गए हैं, ये फर्स्ट टर्म भी मिला। अब आप देखते हैं भी ये जो स्कल्पटर है इसकी पढ़ाई की कि नहीं की। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्रॉइंग, उसने कहा है भी फर्स्ट ईयर में उसने स्कल्पटर की पढ़ाई नहीं की,
ड्राइंग पे टाइम स्पेंड किया। अब आप देख सकते हो ये वाला पार्ट भी मिल गया आपको, ये वाला पार्ट भी मिल गया आपको, लेकिन ये जो पार्ट है सेकंड, ये वाला पार्ट मिल गया, ये मिल गया, ये जो सेकंड पार्ट है ये पार्ट तो है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन गलत दी हुई है। इस पार्ट में उसने ड्राइंग की स्टडी की है, मतलब ये वाला पार्ट फॉल्स आ गया तो फाइनल आंसर फॉल्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इस तरीके के साथ ट्रू फॉल्स करोगे कभी नहीं गलत होंगे। अब देन आगे वाला भी आप सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन मूरे स्टार्टेड एट रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, कीवर्ड है ये, ठीक है। जब उसने स्टार्ट किया रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, इट्स रेपुटेशन फॉर टीचिंग स्कल्पचर वॉज एक्सीलेंट। उसकी रेपुटेशन किसके लिए, स्कल्पचर की टीचिंग के लिए, मतलब वो शायद पढ़ाने लग गया होगा। वॉज एक्सीलेंट भी मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाता था, ठीक है। अब अपने को 3 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो पहला पार्ट है ये इस कॉलेज में, देन सेकंड पार्ट है अपना भी उसकी टीचिंग किसकी, स्कल्पचर की, वो क्या थी, एक्सीलेंट। सो देखते हैं अभी, हाँ भी पहला पार्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो ये 3 पार्ट आ गए। चलो देखते हैं, पहला अपने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट देखते हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, रॉयल कॉलेज सॉरी, अलोंग इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड एट रॉयल कॉलेज, ओके रॉयल कॉलेज मिल गया। अब अपन देखते हैं भी उसकी जो पढ़ाई थी, मतलब वो मतलब टीच करता था, एक्सीलेंट टीच करता था। देखते हैं, मूरे विजिटेड मैनी ऑफ द लंदन म्यूजियम, सॉरी ये नहीं है, ऊपर ही रहना था अपने को। ही वांटेड टू स्टडी स्कल्पचर, वो कह रहे हैं भी वो पढ़ना चाहता था ये, बट नो टीचर वॉज अपॉइंटेड इन हिज सेकंड ईयर, पर कोई टीचर ही नहीं था। एट द एंड ऑफ दैट ईयर, उस साल के अंत में ही पास्ड हिज स्कल्पचर एग्जामिनेशन एंड अवॉइडेड एज स्कॉलरशिप, उसने लास्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स से पास की और उसको स्कॉलरशिप भी मिली। कहाँ पे, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में। सो आप देख सकते हो कि इसकी बात हुई है, लेकिन ये बात तो हुई ही नहीं। उसने टीचिंग के लिए एक्सीलेंट था, वो टीच बहुत अच्छा पढ़ाता था, उसने कहा भी वो पढ़ता था। ये पार्ट मिला, ये पार्ट नोट गिवन था, एक भी पार्ट नोट गिवन आया, फाइनल आंसर नोट गिवन आएगा। सो इस तरीके के साथ करने हैं, एक बार और देख लेते हैं। मूरे बिकम अवेयर ऑफ एंशियंट स्कल्पचर एज ए रिजल्ट ऑफ विजिटिंग लंदन म्यूजियम। मूरे क्या बना, उसको क्या पता चला, अवेयर हुआ किन के बारे में, एंशियंट स्कल्पचर के बारे में। कब, जब वो विजिट किया लंदन, विजिट कहाँ पे किया, लंदन म्यूजियम में, ये कह रहा है, ठीक है। सो अपने को 3 पार्ट आ गए, एक तो मूरे की बात होगी, दूसरा होगा भी उसको एंशियंट स्कल्पचर के बारे में तब पता चला जब वह, तीसरा पार्ट आ गया जब वो लंदन में गया। ये 3 पार्ट आ गए। सो अपना एक तो एंशियंट आ गया वर्ड, एक लंदन म्यूजियम की वर्ड आ गया। सो लेट्स सी, along with the instruction received in Royal, Murray visited many time to the London Museum। चलो ये उसने कहा भी बहुत टाइम लंदन म्यूजियम में गया, सो मतलब ये तीसरा पार्ट तो अपने को मिल गया, ओके तीसरा पार्ट मिल गया। पर्टिकुलर इन ब्रिटिश म्यूजियम विच हैड ए वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन ऑफ एंशियंट स्कल्पचर, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एंशियंट स्कल्पचर के बारे देखने को मिले और उनको मिले। ड्यूरिंग हिज विजिट हिज डिस्कवरी पावर ब्यूटी ऑफ एंशियंट, वो लिख रहा है सीधा भी, उसको वहीं पे जाकर ही इनके बारे में पता चला भी, बहुत अच्छे तरीके के साथ उसको पता चला, इन चीज़ों के बारे में पहले उसको नहीं पता था। तो कहने का मतलब है ये तीनों के मूरे भी है, एंशियंट स्कल्पचर भी है, जब वो यहाँ पे गया था वो भी है, तीनों पार्ट हैं, फाइनल आंसर ट्रू आएगा। सो ऐसे करने हैं आपको ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अभी क्या करना है, मैंने सॉरी आपको बताना भूल गया, जो पहली वीडियो थी आपकी, वीडियो कह रहा हूँ पहला पार्ट जो मैंने अभी अभी करवाया है अपना टेबल, वो टेबल जब खत्म होगा, या मैं अभी दे देता हूँ आपको, अभी आपकी स्क्रीन पर एक टेबल शो होगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट करना है और उसको सेम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख कर दिखाना है। ये है आपका राइटिंग का चैलेंज, और इसका चैलेंज ये है भी, आपको लिंक मिलेगा, इसका एक रीडिंग का लिंक मिलेगा हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सो आपने वहाँ पे ट्रू फॉल्स करने हैं, जो मैंने तरीका बताया है उसी के साथ। सो इस तरीके के साथ अगर ट्रू फॉल्स करोगे कभी नहीं फेल होगे। फेल तो क्यों होना है, कहने का मतलब है गलत नहीं होगा कभी भी, अच्छे तरीके के साथ होंगे, और खुद अपने आप ट्रू फॉल्स को खुद अपने आप जस्टिफाई कर सकते हो, हाँ भी मेरा ये सही है या मेरा गलत है। सो ऐसे करने हैं अपने ट्रू फॉल्स। तो ये था रीडिंग का, और रीडिंग का चैलेंज भी आपको मैंने दे दिया है। आपने क्या करना है, जितने भी हुए 5 हुए 4 हुए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए,
फिर आएगा मजा। देखना आपको इन 8 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्री फ्री। बस मेरा मतलब यही है, अभी बस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी एक बात मैं आपको और वीडियो के बीच में ही बता दूं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच मैं आपको बताऊं अराउंड 5 जन से लगा के देखो, 5 या 8 जन के बीच में हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे को ऑल मॉड्यूल्स की, हर मॉड्यूल की आपको अगर क्लास लेनी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना, कांटेक्ट तो क्या व्हाट्सएप करना है आपको, सारी इन्फॉर्मेशन फीस के रिगार्डिंग, टाइमिंग के रिगार्डिंग मिल जाएगी। सो बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है, एक एक चीज़ इसी तरीके के साथ करवाऊंगा, खुद मैं करवाऊंगा। सो ये थी अपनी जो सेकंड मॉड्यूल हो गया अपना रीडिंग का। देन नाउ वी टर्न टू लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैप में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, आई नो मैप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो उन बच्चों के लिए मैं आज एक चीज़ लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। बस यही चीज अगर समझ के लिसनिंग में मैप क्लियर है, क्योंकि मैप जब आएगा तो 5-6 मार्क्स का सीधा आएगा। अगर एक भी चीज मिस होगी, एक चीज गलत लिख दी, दूसरा अपने आप गलत हो जाता है, इसमें ये रोड़ा है। अब क्या करना है आपने, जो मैप होता है उसमें सिर्फ 2 चीजें मेन होती है, एक तो लोकेशन, एक डायरेक्शन, 2 चीजें ही होती हैं। लोकेशन क्या होता है, वेयर समथिंग इज इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक रिलेशन, एक चीज जो दूसरे के रिलेशन में वहां पे होगी वो आती है अपनी लोकेशन में, बताऊंगा कैसे। और डायरेक्शन आपने सिर्फ ये देखना है, एक तो लोकेशन एक डायरेक्शन। अब क्या होता है, जो वोकैबुलरी जो मेन वो बोलते हैं लोकेशन से रिलेटेड, वो होती है भी कोई चीज नियर है, मान लो कोई पार्क इज नियर टू द, या फिर ऑफिस इज नियर टू द लाइब्रेरी, रिसेप्शन इज इन द फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस, and a library is situated next to the farmhouse, beside, across, between। नियर का मतलब होता है उसके साथ में, उसके पास। फ्रंट उसके बिल्कुल सामने। नेक्स्ट मान लो ये चीज है, इसके नेक्स्ट, इस चीज की नेक्स्ट ये है। बिसाइड इसके साइड में, पीछे भी हो सकती है। अक्रॉस फ्रॉम भी उससे गुजर कर, मान लो ये आ गया अपना लाइट हाउस, लाइट हाउस से अक्रॉस कर कर एक लाइब्रेरी बनी हुई, ऐसा। बिटवीन उसके बीच में, मतलब ये 2 रूम्स हैं, इनके बीच में ये बिटवीन आ गया। ये तो होगी लोकेशन से रिलेटेड। उसके बाद आती है डायरेक्शन, टर्न राइट, राइट आपने अपनी खुद का जहां पे भी वो कहेगा, कोई बात नहीं आगे देखना मैं बताऊंगा। टर्न राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, आप इसको छोड़ो, आप सीधे आते हैं भी क्या क्या चीजें वो बोल देते हैं। देखो ये आपके पास एक है मैप, आप पहले मैप को देखो। मैप है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है। ये आपको डायरेक्शंस ऐसे दी होंगी, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ये आउटडोर कोर्ट्स हैं, जिम, सिटिंग, रिसेप्शन, चेंजिंग रूम, आउटडोर कोर्ट्स, और ये एक पूल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहना है आपको, जब कह दिया ना आपको भी आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हो एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है, ये देख सकते हो ना आप, ये एंट्रेंस है। उनसे कह देना भी आप रिसेप्शन पे खड़े हो। अब क्या करना है आपको, टर्न करना है राइट, ये टर्न राइट। और देयर वॉज इट, देखो यहाँ पर आप खड़े हो, आपने राइट को टर्न किया, यहाँ पे आ गए, राइट को टर्न करके आगे मूव हुए, यहाँ पे पहुंच गए। अब उसने कह देना है देयर वॉज ए सिटिंग एरिया एट यूर लेफ्ट। अब मान लो आप यहाँ से चले, इधर गए, अब ऐसे खड़े हो आप, तो ये आपका लेफ्ट हुआ, लेफ्ट में क्या सिटिंग एरिया। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, अगर ऐसे नहीं बोला तो वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोलेगा, वो बोलेगा भी साउथ में जो लास्ट चीज है वो जिम है। कैसे बोल सकता है ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। द एंट्रेंस इज इन द फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। एंट्रेंस क्या है, इन द फ्रंट ऑफ, ये देखो रिसेप्शन डेस्क के फ्रंट में एंट्रेंस है, ये देखो। एक तो ऐसे बोल सकता है, या फिर वो बोल सकता है रिसेप्शन डेस्क इज फेसिंग द एंट्रेंस। भी जो रिसेप्शन डेस्क है ना, उसका जो फेस है वो एंट्रेंस की तरफ है, इज फेसिंग। ये 2 तरीकों के साथ ऐसे बोल सकता है रिसेप्शन और एंट्रेंस की लोकेशन। देन द पूल इज इन द सेंटर, या फिर इन द मिडल ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर। ये सारा जो स्पोर्ट्स सेंटर है उसके जो मिडल में या इन द सेंटर में क्या है, पूल है, वो इसको ऐसे बोल सकता है। द जिम इज बिहाइंड द स्विमिंग पूल। जो जिम है वो स्विमिंग पूल के बिहाइंड है, ये देखो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ये देखो ये पूल है, इसके बिहाइंड क्या है, जिम है। या फिर वो बोल सकता है पूल इज बिटवीन द रिसेप्शन एंड द जिम।
ये मैंने कहा था ना, बिटवीन क्या है, बिटवीन जो पूल है जिम के या रिसेप्शन के, या फिर ऐसे भी कह सकता है जहाँ पूल जो है चेंजिंग रूम और सिटिंग एरिया के बिटवीन में भी है। देन लास्ट क्या आ गया, द सिटिंग एरिया इज नेक्स्ट टू या बाय द पूल, द सिटिंग एरिया इज नेक्स्ट टू द पूल। ये देखो इसके नेक्स्ट, पूल का नेक्स्ट क्या है, सिटिंग एरिया, या पूल का नेक्स्ट ये भी है, लेकिन वो बताएगा जिस तरफ मूव करना है तो उस अकॉर्डिंग ही आपने लगाना है। एक तो ये आ गया, जो चीज मैप में आती है वो ऐसे आती है, मैं आपको बताऊं, मान लो इस तरह का मैप आता है, मेन मैप इस तरह का आता है, उसने कहना है ऐसे चलो, फिर आपने उसने कहना भी आप ने चलना है, जो आप जैसे ही एंटर किए जस्ट आपकी राइट साइड में कैफे है, ये देखो राइट साइड में कैफे है, ऐसे बोलना है, और इसके कैफे के नेक्स्ट में चेंजिंग रूम है, चेंजिंग रूम है। उसके बाद आपने नॉर्थ की तरफ मूव करना है, नॉर्थ क्या है, ऊपर है, सो आप नॉर्थ की तरफ मूव करोगे तो देयर वाज ए कपल ऑफ डांस, या देयर द डांस स्टूडियो आर सिचुएटेड इन अ रो, टू डांस स्टूडियो आर सिचुएटेड इन अ रो। ये देखो कैसे कैसे बोल सकते हैं, अब मैं देखो, द स्पोर्ट्स शॉप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू एंटर द स्पोर्ट्स सेंटर। स्पोर्ट्स शॉप कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, जब भी आप एंटर करोगे स्पोर्ट्स सेंटर में। देखते हैं ये आ गया, अब लेफ्ट कौन सा है, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, स्पोर्ट्स शॉप। ओके, द राइट हैंड साइड देर देर इज अ कैफे, ये देखो कैफे कहाँ पे है, राइट पे है, ये आ गया। पास थ्रू द एंट्रेंस, एंट्रेंस को पास करने के बाद टर्न राइट, चलो अपन चलते हैं, इसको एंट्रेंस को पास किया, टर्न राइट, राइट यही है, राइट की तरफ टर्न कर लिया, एंड द कैफे इज इमीडिएटली इन द फ्रंट ऑफ यू, एंड द कैफे इज इमीडिएटली ऑन द फ्रंट ऑफ यू। ये आ गया कैफे की लोकेशन। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है, द लीजर पूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर, लीजर पूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर टू द डांस स्टूडियो। देखो अब लीजर पूल कौन सा है, ये आ गया लीजर पूल, ये कह रहे हैं भी किसकी अदर साइड में है, डांस स्टूडियो की अदर साइड में है। ये देखो ये डांस स्टूडियो एक साइड पे है और उसकी दूसरी साइड पे क्या है, लीजर पूल। सो ऑन द अदर साइड का मतलब है बिल्कुल इसका अदर साइड हो जाएगी। ठीक है, देयर इज ए लार्ज चेंजिंग रूम जस्ट बियॉन्ड द कैफे, बियॉन्ड का मतलब भी आप देख लो, देयर वाज ए लार्ज चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम ये रहा, ये रहा चेंजिंग रूम, और जस्ट बिसाइड द कैफे, कैफे तो नहीं बोला, ओ सॉरी ये चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम ये भी है, ये भी है, पर जो कैफे के साइड में है वो ये है, जस्ट बिसाइड। ओके, वॉक अलोंग द साइड ऑफ द स्पोर्ट्स हॉल, स्पोर्ट्स हॉल की साइड की तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव करना है, ये स्पोर्ट्स हॉल आ गया, इसकी साइड की तरफ मूव करो। यू विल फाइंड ए सेकेंड डांस स्टूडियो इन द फार कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, आपको आगे की जो कॉर्नर है वहां पे एक सेकंड स्टूडियो मिलेगा, पहला ये है, सेकंड ये है। गो स्ट्रेट अलोंग द कॉरिडोर बिसाइड द स्पोर्ट्स हॉल एंड यू एंड टू योर राइट एंड स्पोर्ट्स हॉल, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, गो स्ट्रेट अलोंग द कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है, इसके ये कॉरिडोर है, यहाँ पे सीधा चलना है, बिसाइड द स्पोर्ट्स हॉल, जो कि स्पोर्ट्स हॉल के साथ में ये कॉरिडोर है, यहाँ पे चलना है, एंड टू योर राइट यू विल सी टू डांस स्टूडियो, और आप देखोगे आपकी राइट साइड में दो डांस स्टूडियो है। अभी ऐसे ऐसे उसने मैप में बोलना है, तो आपको पता होना चाहिए भी आपकी राइट कौन सी है, आपकी लेफ्ट कौन सी है, बिसाइड किसको बोलते हैं, बिटवीन, ऑन द अदर हैंड, अलोंग, इस तरीके के वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जितना हो सके उतना बता दिया है, अभी ऐसे ही मैप को हैंडल करना है, ऐसे मैप कर लोगे, कोई चक्कर नहीं है इसमें, प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको सुनाई देगा। लिसनिंग का एक ही फंडा है, अगर नहीं समझ आ रही तो चुपचाप बैठकर एक बार हेडफोन लगाकर बिना किसी भी मैप को देखे एक बार सुनो कि वो बोल क्या रही है, उसके बाद जब आपको पता चल गया फिर देखो, करना नहीं है, फिर देखो, फिर सुनो, फिर तीसरी बार करो। ऐसे करोगे तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए जो वो बोल रही है मेरे को सुनाई तो दे रहा है ना एटलीस्ट। सो ऐसे आपने हैंडल करना है अपने मैप को, कोई चक्कर नहीं है। हम अपना MCQs भी करेंगे, थर्ड पार्ट भी करेंगे, फोर्थ पार्ट भी करेंगे, सारे पार्ट करेंगे, लिसनिंग पे बहुत दिन है अभी अपने पास। सो ऐसे ही करेंगे तो अपना इसी तरीके के साथ जाएगा अपना लिसनिंग का मॉड्यूल। सो द चैलेंज नंबर 3 इज, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिसनिंग का, वहाँ पे भी आपको एक मैप मिलेगा। सो आपने उस लिसनिंग में मैप को सोल्व करना है, देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं, वो आपने करने हैं हमें
कमेंट में। सर इतने मार्क्स आए, अगर प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को भी कमेंट में बताना है, हम करेंगे उसका सॉल्यूशन। सो नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल इज स्पीकिंग। स्पीकिंग देखो, स्पीकिंग में कल मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी भी, स्पीकिंग कैसे कैसे अपने को मार्क्स मिलते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं, ध्यान देना चाहिए। सो आज मैं आपको थोड़े सी क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे आप आंसर दे सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, डू यू लाइक वाले। डू यू लाइक, इसमें क्या है, आपको मैंने कहा था भी सिनोनिम्स होने चाहिए। मान लो डू यू लाइक शॉपिंग, डू यू लाइक टू यूज कंप्यूटर, डू यू लाइक टू ट्रैवल, कोई भी मिलेगा ही मिलेगा। सो लाइक को आप कैसे बता सकते हैं, एक तो यस आई लव, एक तो ये कह सकते हैं यस, ये कह सकते हैं आई अडोर टू, अडोर टू, आई अडोर टू शॉपिंग, आई अडोर टू ट्रैवल, भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। या फिर आई एम फॉन्ड ऑफ, यस आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन, भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन दिस, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन दिस। सो इन चार तरीकों के साथ आप आई लाइक वाला वर्ड, या आई डू यू लाइक रीडिंग, यस आई लव रीडिंग, of course I adore to reading, yes I am fond of reading, yes of course I have a keen interest in reading। सो ये चार वे हैं अपने को लाइक के वर्ड्स को बताने के लिए। ऐसे लिखोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है दो तीन लाइक वाला पूछ लेता है, आप अगर आप दोबारा लाइक लाइक बोलीगे, लव लव बोलीगे तो सही नहीं रहता। सो आई लव, आई अडोर टू, आई फॉन्ड ऑफ, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट। ओके देखो कई बार क्या होता है, अगर आपको चीज नहीं पसंद तो कैसे करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट हैव अ कीन इंटरेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लव। सो इस तरीके के साथ भी मतलब मना भी करना है तो प्यार से मना करना है, सीधा नहीं आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट ना। ठीक, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको मना करना है, आई डोंट हैव अ कीन इंटरेस्ट, आई डोंट लाइक इट सर, आई डोंट लाइक इट। सो इस तरीके के साथ आपको एक तो ये चीज़ ध्यान देनी है। देन आपको जो सेकंड एक चीज़ के क्वेश्चंस आते हैं ऑफन वाले, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ऑफन क्या क्या मतलब होता है, ऑफन का मतलब होता है कि आप कब कब वो चीज़ कर रहे हो, व्हेन ही लगा लो, टाइम पीरियड आपको वो पूछता है। ठीक है, ऑफन को आपने क्या देना है, अगर तो वो चीज़ आप करते हो डेली, भी रोज करते हो। हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल बाय बस, अगर आप रोज जाते हो। आई यूजुअली आप वर्ड लगा सकते हो, यूजुअली, डेली भी लगा सकते हो, फ्रीक्वेंटली भी लगा सकते हो, भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेरी स्विफ्टली भी लगा सकते हो। सो ये तीन वर्ड्स तो आपने लगाने हैं, यूजुअली, डेली, फ्रिक्वेंटली। अगर वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा कम करते हो, ठीक है, अभी बहुत कम करते हो, रेयरली, मैं बहुत कम करता हूँ, रेयरली, वंस इन अ वीक, आई ट्रैवल वंस इन अ वीक, आई ट्रैवल रेयरली। ठीक है, वंस इन अ मंथ। सो ये तीन वर्ड्स हैं, ये आप तब लगाओगे जब आप वो चीज़ बहुत कम करते हो। सो ऑफन वालों का आपने ऐसे आंसर देना है। ठीक है, फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन के, प्रेफर के। डू यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन, डू यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन, डू यू प्रेफर टू यूज या डू यू प्रेफर टू वॉच मूवीज एट सिनेमा हॉल और एट होम। देखो प्रेफर वाले का क्वेश्चन आपने प्रेफर वाले के ही अकॉर्डिंग देना है। कैसे देना है, आई गिव मोर प्रेफरेंस टू दिस रेदर देन दिस, फिर आपने उसका रीजन दे देना है इस कारण। जैसे आई गिव मोर प्रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग रेदर देन ऑफलाइन because it saves my time, it also provide various types of offers। I give more preference to watch movie at home rather than in cinema hall because I feel more comfortable at home। ठीक है, रीजन देना, किसी भी तरीके का रीजन आ सकता है। या फिर आप कह सकते हो आई चूज दिस ओवर दिस, दिस ओवर दिस, आई चूज ऑनलाइन शॉपिंग ओवर ऑफलाइन, फिर उसके बाद आपका रीजन आ जाएगा, इस कारण मैं करता हूँ। सो
इस तरीके के साथ अगर आंसर दोगे, आपने इंट्रो दोगे, तो ऑब्वियस है बहुत अच्छी इंट्रो जाएगी, बहुत अच्छे बैंड आएंगे। एक चीज़ का और ध्यान देना है, आपने क्या करना है, वेरिएशन इन वॉइस रखनी है, वेरिएशन इन वॉइस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जिस चीज़ पे जोर देते हैं आप उसको थोड़ा सा जोर देकर बोलना है। जो चीज़ मेन है, डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, डू यू लव टू डू ऑनलाइन शॉपिंग, यस यस आप थोड़ा सा जोर देकर बोलिए, यस आई लव टू डू ऑनलाइन शॉपिंग। भी आपकी वॉइस में वेरिएशन होनी चाहिए, जहाँ पे जोर दे के बोलना है वहाँ बोलो, यहाँ पे थोड़ा सा कम रखना है, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसको थोड़ा सा लोअर रखनी है अपनी वॉइस। सो अगर वो वेरिएशन होगी ना, आप इंटरेक्शन अच्छे से कर पाओगे एग्जामिनर के साथ, ठीक है। सो इस तरीके के साथ आपने अपने स्पीकिंग के पार्ट जो है, डू यू लाइक वाले, ऑप्शन वाले और प्रेफर वाले करने हैं, या स्पीक करके आने या बोल के आने स्पीकिंग में, ठीक है। कल जो आपको करवाएंगे, अगली जो वीडियो जब भी आएगी, कल आए या परसों आए, आपको क्यू कार्ड करवाएंगे। क्यू कार्ड कैसे करवाएंगे, जितने भी तरीके के क्यू कार्ड होते हैं, पर्सन पे, टाइम पे, प्लेस के, अलग अलग ओकेजन पे, हर एक टाइप में करवाऊंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहना, जैसे जैसे आगे ये सीरीज बढ़ेगी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रॉपर प्रिपरेशन होगी आपकी आइल्स की। सो इन द लास्ट इस पे भी आपको एक स्क्रीनशॉट आएगा, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे वो आप बोल के देखो, इन तरीकों के साथ आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करना। और ज़रूरी बात फिर लास्ट में, प्लीज़ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर